तो अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ intensity of electric field always select positive test charge। तो बच्चों इस बात का खास ख्याल रखना है अपने को कि जब भी हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का जजमेंट लेना है तो हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, उस केस के लिए पॉजिटिव होगा। वैसे किसी दूसरी सिचुएशन में जब आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जजमेंट नहीं लेना है या आपको पहले से मालूम है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप चाहो तो टेस्ट चार्ज को नेगेटिव भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात स्पेसिफिक रखनी कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का जजमेंट लेना हो तो ऐसी कंडीशन में आप टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या सिलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है ना। साइंटिस्ट लोगों ने ये नोशन क्यों सिलेक्ट किया, ऐसा इसलिए किया ताकि हर आदमी, चाहे वो अमेरिका में बैठ के एक्सपेरिमेंट करे, चाहे सिंगापुर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करे, चाहे इंडिया में बैठ के करे, चाहे जापान में बैठ के करे, हर एक को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी मिले गिवन सिचुएशन के लिए। तो उसके लिए कोई रूल बनाना जरूरी है। तो एक रूल बना दिया कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो ऐसे समय आप टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव सिलेक्ट करेंगे। ठीक बात है। अब ऑटोमेटिकली जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे तो रिपल्शन फील्ड क्रिएट होगा, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अपने आप वो सारी बातें सबके लिए एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए हेंस इफ वी सिलेक्ट अ पॉजिटिव source charge plus q, then direction of electric field due to plus q at point P will be away from source charge ब्रैकेट में ड्यू टू रिपल्शन ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0। देखो अब ये फिक्स हो गया है कि जब भी मुझे डायरेक्शन चेक करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो टेस्ट चार्ज कैसे लेना है, पॉजिटिव। राइट। तो इसलिए अब मुझे डायरेक्शन चेक करना है किसकी वजह से, पॉजिटिव Q सोर्स चार्ज की वजह से। सपोज ये सोर्स चार्ज है, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इससे कुछ r दूरी पर, कुछ r डिस्टेंस पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया P। तो इस पॉइंट पर जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा, राइट, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्पीड ऑफ लाइट से चलते हुए तेजी से, खटाक से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यहां पहुंच जाएगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो बहुत ही सिंपल है, टेस्ट चार्ज कैसा लेना है, पॉजिटिव। तो यहां अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं तो उस पर रिपल्शन क्रिएट होगा या अट्रैक्शन, आप ही बताएं। तो अगर रिपल्शन क्रिएट होगा तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी। अगर फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो उधर ही होगी। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जा रहा है, सोर्स से
अवे, सोर्स से दूर जाने वाला, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज हो तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स से दूर जाने वाला, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज होता है। सिंपल लॉजिक है, एकदम ध्यान आ गई बात, ठीक बात है ना, राइट। इसी प्रकार से बच्चों, अगर मैं नेगेटिव सोर्स सिलेक्ट करता हूं, हेंस इफ वी सिलेक्ट अ नेगेटिव सोर्स चार्ज, ओके, -q, ये मेरा सोर्स चार्ज है, देन उस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q at point P will be towards सोर्स चार्ज। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ये तो रूल है ना कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव सिलेक्ट करना है अगर हमको डायरेक्शन चेक करनी है तो, ठीक है। तो इसलिए उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा, अट्रैक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सोर्स चार्ज होगी, तो इस वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स सोर्स चार्ज होगी, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0। अब आप चेक कर ले, अगर मेरे पास एक -q सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये मेरा सोर्स चार्ज है, और मुझे इसकी वजह से किसी P पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस R है, यहां जब भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंचेगा तो कितनी तेजी से पहुंचेगा? हम तो जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आगे स्प्रेड होता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पलक झपकते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही ये -q रखेंगे पलक झपकते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में किधर होगा ये जानना है, तो आप क्या करो, इस जगह पे एक पॉजिटिव Q0 टेस्ट चार्ज को रख दो, ठीक बात है, राइट। तो ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर ये -q सोर्स क्या करेगा, अट्रैक्शन लगाएगा। तो अट्रैक्शन लगाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इसी फोर्स की डायरेक्शन में तो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इस वजह से हमेशा मुझे इससे डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो -q अगर सोर्स चार्ज है तो टुवर्ड्स सोर्स चार्ज डायरेक्शन आएगी, +q अगर सोर्स चार्ज है तो अवे फ्रॉम। और इसीलिए आपने, है ना, पहले भी ये बात समझी होगी, ये याद किया होगा कि जब भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज होता है तो किसी भी पॉइंट पर उस पॉजिटिव सोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो अवे फ्रॉम सोर्स पैदा होती है। और इसीलिए आपने याद किया होगा पहले कि जब भी कभी नेगेटिव सोर्स चार्ज होता है तो उस नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से आसपास के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स सोर्स चार्ज होती है। रीजन बिल्कुल साफ है, रूल दिया हुआ है साइंटिस्ट लोगों ने कि भैया जब भी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी हो तो आप हमेशा टेस्ट चार्ज को कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? तो इससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा, राइट, ओके। अब जब ये दोनों बातें, मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करना है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करना है, दोनों बातें आ गई, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के लिए F/Q, Q0 है ना, टेस्ट चार्ज Q0 है तो F/Q0। और डायरेक्शन के लिए रूल बना दिया कि भैया टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लो, डायरेक्शन जब भी जज करनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन नहीं जज करनी हो तो कोई बात नहीं, आप कभी नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी ले सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्शन जज करनी है तो आपको टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, राइट, ओके, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक स्पेशल सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ये स्पेशल सिचुएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार काम में आएगी। और वो स्पेशल सिचुएशन क्या है कि अगर आपका सोर्स चार्ज एक पॉइंट सोर्स चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज है, यानी उसमें कोई शेप नहीं है, तो ऐसे पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, क्या बनेगा, वो हम जानना चाहते हैं, राइट, ओके। तो फिर अब पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं
to define point number 6, to define intensity of electric field due to point source charge Q at a point P, distance small r, from given source charge. अब हम एक स्पेशल मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर. टू डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज क्यू. हमारे पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज क्यू है जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं एट अ पॉइंट पी. किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाना चाहते हैं हम, जो सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है. ओके, तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है, ये है प्लस क्यू सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज से कुछ दूरी पर इस पॉइंट पी पर, जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, हम डिफाइन करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, मैं अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव लूंगा तो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अवे या टुवर्ड्स? अभी अभी आपने सीखा है, तो ये तो हमें पता ही है कि अगर मुझे यहां डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं यहां क्या प्लेस करूं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं. तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन आएगा, तो इसलिए इस पॉजिटिव क्यू की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हो. अगर यही सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता. अब तो बिल्कुल क्लियर है बात दिमाग में, राइट? ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं इस बात को. ओके, तो इसलिए इसके आधार पर अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने जा रहा हूं एक पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से, है ना. मुझे इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता कि मैंने सोर्स चार्ज को प्लस क्यू लिया है कि माइनस क्यू लिया है, उसका संबंध केवल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगा. बाकी मैं फिलहाल उसकी मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी. तो अगेन 2 स्टेप प्रोसीजर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना ही 2 स्टेप प्रोसीजर है. तो यहां पे भी 2 स्टेप प्रोसीजर है. ओके, तो यहां पे भी हम स्टेप नंबर 1 डिफाइन कर रहे हैं. तो स्टेप नंबर 1 डिफाइन करो. ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है? फर्स्ट, प्लेस a test charge plus Q0 at P and define force on plus Q0 by source plus Q. ठीक बात है, ये पहली स्टेप है. तो पहली स्टेप में क्या करो? यहां पर आप रख दो एक टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस Q0, ये हो गया टेस्ट चार्ज. अब आप क्या करो? इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन करो. तो फोर्स डिफाइन करना तो हमने सीखा था. फोर्स मतलब थप्पड़. जिस पर थप्पड़ पड़ेगा, जिसके गाल पे थप्पड़ पड़ेगा, वो कौन है? Q0. अगर Q0 के गाल पर थप्पड़ पड़ने वाला है तो क्या करो? तो आप Q को, सोर्स को ओरिजिन मान लो. हमारी बात पहले हो चुकी है इस बारे में, राइट? ओके, तो अगर मुझे थप्पड़ Q0 पर चाहिए तो मैं ओरिजिन किसको मानूंगा? मैं ओरिजिन मानूंगा सोर्स को. तो इसे डिफाइन कर लूंगा ओरिजिन, और इसे ओरिजिन डिफाइन करके मैं पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लूंगा आर वेक्टर.
ओपी वेक्टर। ठीक बात है ना, ये ओरिजिन है, अगर ये पॉइंट ओ है तो ये पॉइंट पी है, तो ओपी वेक्टर या आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक बात है। और फोर्स जो है वो रिपल्शन का है, तो फोर्स कैसे डिफाइन होगा, तो फोर्स हम इस प्रकार लिख देंगे, फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड डिस्टेंस R मॉड का स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब R का मैग्नीट्यूड है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस हो गया का स्क्वायर। ठीक बात है, राइट। लेकिन मुझे इसे डायरेक्शन के रूप में डिफाइन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा जो फोर्स की डायरेक्शन में है। तो फोर्स किसकी डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर की। तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर सिलेक्ट कर लूं तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये तो आपको अच्छी तरह से आता है ना, पहले भी हमने ये इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। तो ये फोर्स हो गया। अब अगर मैं इस फोर्स को डिवाइड कर दूं कैसे, टेस्ट चार्ज से, स्टेप नंबर 2 में, तो मुझे मिलता है मेरे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टेप 2 में डिवाइड करना पड़ेगा फोर्स को, ठीक है, बाय टेस्ट चार्ज। तो नाउ डिफाइन intensity of electric field as E vector is equal to force divided by test charge. ओके, तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, E vector is equal to force। अब फोर्स हमारे पास है 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन आर के मॉड का स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर आएगा साथ में आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड, जो डायरेक्शन को एक्सप्रेस करेगा। और इसको डिवाइड करना है कैसे, टेस्ट चार्ज से। तो टेस्ट चार्ज से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और Q0 कैंसिल हो गया, और हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज Q अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आर मॉड को आर लिख दिया है ना, और यूनिट वेक्टर लिखूंगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मॉड को मैंने सिंपली आर लिख दिया। ओके, तो इस प्रकार से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्रिएट हो गया ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज। इंटेंसिटी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पॉइंट सोर्स चार्ज। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट सोर्स चार्ज डिफाइन कर दी। आसान है, इजी है कॉन्सेप्ट, बात पकड़ में आ गई, राइट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का तरीका आपकी समझ में आ गया हो, तो हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 6 है 7, पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज Q at a point P, distance small r from Q will be। मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, केवल स्केलर फॉर्म में लिखना। ऊपर तो मैंने काय में लिखा था, वेक्टर फॉर्म में लिखा था, लेकिन अगर मुझे स्केलर फॉर्म में लिखना है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, मॉड के रूप में लिखना है, तो ये यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड वैल्यू के रूप में मुझे यूनिट वेक्टर डालने की जरूरत नहीं। तो मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा 1/4πε0
क्यू बाय आर स्क्वायर, या इसी को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज है, तो एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एग्रीएबल बात है, बहुत आसान सी बात है। और डायरेक्शन चाहिए हो तो अगर पॉजिटिव सोर्स है तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इसलिए अवे। अगर नेगेटिव सोर्स है तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए टुवर्ड्स। तो अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो अवे, नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, राइट। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is away from source if source charge is positive, towards source if सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। सही है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। तो अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात हम 100% कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम एक आखिरी मुद्दा और इस पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये वाला मुद्दा भी कभी कभी आया हुआ है, तो इस मुद्दे पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mLT-2 एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो mLT-2 डिवाइडेड बाय चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, क्योंकि एसआई सिस्टम की फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है, तो चार्ज को लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, चार्ज की जगह करंट इंटू टाइम। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में लिखने का तरीका हो गया, ठीक है ना। एसआई सिस्टम में चार्ज नहीं, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, और करंट इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, चार्ज अपॉन टाइम, तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसलिए चार्ज होगा करंट इंटू टाइम, तो इसलिए करंट ए इंटू टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT⁻³ A⁻⁻1। यहां पर एक करंट के लिए सिंबलाइज हो रहा है, ओके, ठीक बात है, राइट। m तो पता है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज में डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं। तो ये एक और बात है, कभी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको भी डील कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब सवाल पे आते हैं। तो अब यहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल शुरू होते हैं। तो हम सबसे पहले सवाल पे सैंपल प्रॉब्लम 14 पर आते हैं। तो जरा इस सवाल को आप लोग चेक कर, ठीक है, हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम, यह है सिंबल म्यू, माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। एक्चुअली कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है, चार्ज का काफी बड़ा यूनिट होता है। हमने एक सवाल भी तो किया था पहले, है ना,
कि नहीं, कितने साल लगेंगे एक कूलम का चार्ज एक्यूमुलेट होने के लिए, याद है आपको, राइट? तो वो एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल था। तो उस एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है कि बाप रे, इसका मतलब 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज वैल्यू है ना, राइट? तो प्रैक्टिकल चार्जेस जो हम एक्चुअली दे सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो माइक्रो कूलम में होते हैं। तो माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁻⁶, तो उसका सिंबल है म्यू। तो ये जब भी म्यू लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ओके, तो अ पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम is placed at origin. Calculate the intensity of electric field due to this point charge at a point √2, √7. Okay? तो देखो बच्चों, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये सपोज एक्स एक्सिस और ये सपोज वाई एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है, ठीक बात है? तो इसका ओरिजिन इस जगह पर हो गया, ओके? और हमें कहा है कि ओरिजिन पर क्या रखा है, एक 0.09 माइक्रोकूलम का सोर्स चार्ज रखा हुआ है। अ पॉइंट चार्ज 0.009 माइक्रोकूलम, ये है हमारा सोर्स चार्ज Q, राइट? तो सोर्स चार्ज Q है, ये है सोर्स चार्ज। तो जो सोर्स चार्ज है Q, वो कितना है, 0.009 माइक्रोकूलम। यानी कितना है ये, यानी ये है 9, अगर मैं 9 अलग कर दूं तो इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, क्योंकि माइक्रो का मतलब तो 10⁻⁻�6 है, और इसके साथ में ये डिवाइड बाय 1000 और हो जाएगा, तो इसलिए 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। क्या बात पकड़ में आ गई? तो ये 9 इंटू इसको मैं थोड़ा ठीक ढंग से लिख लूं, हाँ, तो 9 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज यहां पर रखा हुआ है ओरिजिन पर। और हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पोजीशन पे निकालना है हमको, पोजीशन दी हुई है इसमें, हमारी पोजीशन जो हमको दी हुई है वो है √2, √7 मीटर। तो यानी एक्स एक्सिस पर √2 और वाई एक्सिस पे √7 मीटर। तो जरा पोजीशन देखो कैसी है, तो एक्स पे है √2, √2 मतलब क्या, 1.4। सपोज ये 1 यूनिट है, सपोज ये 2 यूनिट है, सपोज ये 3 यूनिट है, अगर मैं इस प्रकार से लिखूं, ओके? ऐसे ही वाई एक्सिस पर यहां पे सपोज 1 है, यहां पे सपोज 2 यूनिट है, यहां पे सपोज 3 यूनिट है, ओके, राइट? तो √2 अप्रोक्सीमेटली 1.4 के आसपास होता है ना, राइट? तो इसलिए यहां कहीं तो भी √2 होगा, ओके, एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर √7, √7 √9 से तो छोटा है ना, मतलब 3 से तो छोटा है, और √4 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 2 और 3 के बीच में 2.6, 2.7 कुछ ऐसा आएगा, ठीक बात है ना? तो इसलिए ये कुछ √7 वैल्यू शायद यहां कहीं आएगी। तो √7 ये y कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट क्या है, √2। तो ये √2 हो गया, ये √7 हो गया। तो जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो पॉइंट P यहां है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है √2, √7, ये इसके कोऑर्डिनेट। हमें इस पॉइंट पे, इस जगह पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस जगह पे निकालना है, राइट? तो इंटेंसिटी निकालने के लिए करते क्या है, हम क्या करते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए, हम इस जगह पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, ओके? और फिर उस टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, उस हिसाब से हम फोर्स डिफाइन कर लेते हैं, और फोर्स को डिवाइड कर लेते हैं काय से, Q0 से, टेस्ट चार्ज से। तो फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का तरीका वेक्टर फॉर्म में डिफाइन होगा। तो कैसे डिफाइन होगा, तो वेक्टर फॉर्म में डिफाइन होगा तो ऐसे होगा, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो है वो R हो जाएगा, ठीक बात है? और वेक्टर फॉर्म में है तो एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो R वेक्टर अपॉन R का मॉड।
आर मतलब क्या है? आर मतलब पोजीशन ओ और पी के बीच की दूरी है, ये है आर। ओके, ठीक बात है। तो ये जो आर है बच्चों, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, ये जो आर वेक्टर है, ओपी वेक्टर है ना, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिख सकता हूं ना, बाई ट्रायंगल लॉ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सही है। इस आर वेक्टर के, ओपी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना होगा, √2, और वाई एक्सिस वाला कितना होगा, √7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी एक्स कितना है, √2, तो √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप, ये आर वेक्टर हो गया। और आर वेक्टर का मॉड मतलब डिस्टेंस, मतलब ये दूरी, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, तो ये दूरी ऐसे निकल जाएगी ना, √x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी √√2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर मतलब 2, √7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 प्लस 2 9 का अंडर रूट मतलब 3 हो गया, तो ये डिस्टेंस 3 हो गया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका कैसे हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज कितना है 9 इंटू 10⁻⁻9, डिस्टेंस कितना है 3 का स्क्वायर। ओके, ये मीटर में ही है, तो सब कुछ एसआई सिस्टम में चल रहा है, तो 3 मीटर में ही आएगा, तो 3 का स्क्वायर, और इनटू आर वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर की जगह लिख सकता हूं √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप, ये आर वेक्टर की जगह लिख दिया मैंने, आर वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाय आर का मॉड कितना है, वो तो 3 है, राइट। तो ये 9 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो सिंपली कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। क्या सिंपल है थॉट, ठीक बात है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस प्रकार से हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम चाहे तो 9 इंटू 10⁻9 भी लिख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, सही बात है। तो 9 इंटू 10⁻9 इसको लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 10⁻9 सही है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, ठीक है। ओके, ये वाला 9 तो कट गया, ये वाला 9 कट चुका है, और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, और इधर √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां से 3 3 9 हो जाएगी। अब ये 10⁻9 और 10⁻⁻9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां सिंपली 3 बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मैं यहां लिख देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर फॉर्म में अगर चाहिए तो ये हो जाएगा 3√2 आई कैप प्लस 3√7 जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में आ जाएगा। और अगर इसकी मॉड वैल्यू चाहिए, तो मॉड वैल्यू चाहिए तो इसका मॉड तो 3 है ना, इसका मॉड तो 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो इसलिए 9 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी मॉड वैल्यू अगर चाहिए, सिंपली मॉड वैल्यू चाहिए तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। उसको मैं यहां नहीं लिखता, इसको मैं यहां लिखने की बजाय केवल मॉड वैल्यू अलग से लिख देता हूं। तो मॉड वैल्यू अलग से चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूं, मॉड वैल्यू ई का मॉड चाहिए मुझे अलग से, तो वो सिंपली 9 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये मॉड वैल्यू हो गई, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया। मॉड वैल्यू समझ में आई ना बच्चों। मॉड वैल्यू में क्या होगा, अगर इसका मॉड निकालना है तो देखो यहां तो सिर्फ 3 बचा है, और इसका जो मॉड आएगा √2 आए प्लस √7 जे, ये तो हम पहले ही निकाल चुके इसका मॉड, तो इसका मॉड तो 3 है, तो ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इसलिए 9 न्यूटन पर कूलम इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा। क्या सिंपल है एस्पेक्ट, पूरी बात पकड़ में आ गई, राइट। तो ये एक सिंपल सा सवाल था जिससे आपको थोड़ा सा पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार होगा। ऑफ कोर्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो अवे होगी, तो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस तरफ होगी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा यहां पे, राइट? ओके, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करना है समझ में आ गया। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं तो आप इनको पहले अटैक कर ले, और ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, रेड में लिखे हुए, तो अगले टर्न पर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप इनको जरूर ट्राई कर लेना, एक बार ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? तो जरा इन क्वेश्चंस को आप देख ले और इनको ट्राई कर लेना, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। तो एक क्वेश्चन है, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4, ये 10 to the power 4 लिखा नहीं है इसमें, 10 to the power 4 ये लिखा हुआ होना चाहिए, 10 to power 4 लिखा हुआ, यस अब करेक्ट। 2.0 into 10 to power 4 Newton per coulomb directed vertically upwards. The direction of field is now reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. दो सिचुएशन दे रखी है, एक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है, दूसरी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है उसमें प्रोटॉन को रिलीज कर दिया है। दोनों सिचुएशन में आपको एक्सेलरेशन क्या क्या है वो निकालने हैं, और कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से उसका कंपैरिजन भी करना है, ओके? और फिर एक और सवाल, सैंपल प्रॉब्लम 16, 2 point charges Q1 and Q2 of magnitudes plus 10 to power minus 8 coulomb and minus 10 to power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart। डायग्राम में दिखा हुआ है Q1 और Q2, Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है, ये 0.05 मिला के 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स A, B एंड C। 3 पॉइंट्स बताए उन्होंने, इन 3 पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चंस आप अटैक कर ले, फिर अगले लेक्चर में इसके डिस्कशन से अपन शुरुआत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।